फिर से आप लोगों का आज एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिविक्स की यानी कि नागरिक शास्त्र की कक्षा में अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान क्या है उसको पहले हम लोग आज सीखेंगे और समझेंगे, और उसके बाद उसके ये क्यों आवश्यक है या कब बनाया गया, इसको बनाने में कितना समय लगा, ये सारा चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। आइए तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो हर खेल का कुछ न कुछ नियम होता है। जिस प्रकार हर खेल का कुछ न कुछ नियम होता है, किसी खेल को अगर आप चाहते हैं कि अच्छा तरीके से वो खेल हो मेरा, तो आप चाहेंगे कि उसमें कुछ ऐसा नियम होता है। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या आप जो भी खेल खेलते हैं उसका एक नियम के तहत चलता है। उस नियम का होना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए ताकि खेल अच्छे तरीके से हो पाए, और उसके बाद फिर हम लोग उसको उसके परिणाम तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए हमारे समाज में हो, चाहे कोई भी विद्यालय, जैसे कोई विद्यालय हो, उसको व्यवस्थित किया जाता है, इसको चलाया जाता है। चलाने के लिए कुछ वहाँ पे नियम होते हैं। कोई भी संस्थान हो या हमारा देश हो, उसी प्रकार हमारा देश भी है। जिस प्रकार उसमें हम लोग का कुछ नियम होना चाहिए, जिस नियम के आधार पे वो चले। तो आइए इसको शुरू करते हैं, पहले से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे आगे। आप अपने दोस्तों के साथ कई खेल खेलते हैं। क्या आपके खेल के कुछ नियम होते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि खेलों के नियम क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा ही हमारे घर, परिवार, समाज, राज्य व देश के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, जिससे हर कार्य अच्छी तरह से व्यवस्थित होती है। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति से तय किए जाते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टकराव नहीं चाहता, किंतु अगर एक दूसरे के साथ व्यवहार का कोई नियम ना हो तो हमें अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार जानवर पालने अथवा पक्षी रखने के भी कुछ नियम होते हैं। आप यह देखते हैं कि सड़क के उपयोग के नियमों के अभाव में न सिर्फ दिन में अनेक बार बल्कि कभी भी वाहनों और व्यक्तियों के बीच दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। नियम बताते हैं कि किसी विशेष स्थान और स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है और क्या करना वर्जित है। यहाँ जोर नियमों पर है ताकि उनके द्वारा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। हमारे देश का संविधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित और लिखित है। वास्तव में संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। अब हम लोग जानेंगे इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, संविधान की आवश्यकता। आज दुनिया के प्राय सभी देशों के पास अपना संविधान है। प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके कई कारण हैं। संविधान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देना, उसका सुरक्षा का प्रावधान करना तथा सरकार एवं उसकी संस्थाओं की क्षमता का विभाजन करके सीमा का निर्धारण करना है। संविधान लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। यह नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता तथा संरक्षण प्रदान करता है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर संस्थान किसी दूसरी समूह या लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। यह नागरिकों को अपने अधिकारों एवं उसकी स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता। संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है और शासन की निरंकुश शक्तियों की मनमानी को नियंत्रित करता है। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि किसी देश के
शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए निश्चित नियमों और आदर्शों की आवश्यकता होती है। संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश का संविधान भी हमारे उन आदर्शों को ही सूत्रबद्ध करता है जिसके अनुकूल हम अपना देश बनाना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इन अधिकारों, आदर्शों, मूल्यों को देखा जा सकता है। हमारे देश के लोगों को एक दायरे में रखकर एक भाव से काम करने के लिए संविधान प्रेरित करता है। देश का कानून व्यवस्था और देश की अखंडता और एकता को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। संविधान हमें हमारे सभी मौलिक अधिकार, नैतिकता के साथ मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे संविधान का प्रस्तावना है, जिसको हम लोग विद्यालय में भी पढ़ते हैं प्रस्तावना को। ये प्रस्तावना क्या है इसको जान लें। आप प्रतिदिन विद्यालय में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। यह हमारे संविधान का आईना है, जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है। यह ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहाँ का हर नागरिक समान हो एवं हर व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। प्रस्तावना सो आप लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग भी पढ़ते हैं प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ये विद्यालय में प्रार्थना सभा में बोला जाता है। ये हमारा संविधान सभा है, संसद का केंद्रीय कक्ष है। संविधान के निर्माण की कहानी को हम लोग जानते हैं। संविधान निर्माण की कहानी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो। हमारे देश के संविधान निर्माण की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। ये तो कुछ तथ्य है जो आपको याद रखने चाहिए। निर्वाचन के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान रखा गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। निर्वाचक में वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई, वरन प्रांतीय विधानमंडलों को ही विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराया गया। भारतीय रियासतों के लिए निर्धारित 93 जगहों के लिए चुनाव नहीं कराया गया। चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुआ, मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले तथा शेष स्थान अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारमैया के संस्थानम, डॉक्टर राधाकृष्णन, B.N. राव, हृदयनाथ कुंजरू, मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद जैसे विद्वान थे। संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता था। इसके सदस्य भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ। याद रखिए, ये एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कहीं भी जीके बनता है। ये आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसे 9 दिसंबर को, और उसके बाद 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। इसको जानते हैं, उससे पहले यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। यह हमारा संविधान का, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये खूबसूरत सा चित्र है। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया था, जिनकी संख्या 15 थी। और वो 15 कौन कौन थे? देखिए, उसको 15 का नाम यहाँ हम लोग जानते हैं। सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मैस्करिन, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षानी बेलियादुन, 12 नंबर में मालती चौधरी, लीला रे, उसके बाद 14 नंबर में राजकुमारी अमृत कौर, और 5 नंबर में 15 नंबर में रेणुका राय। ये भी जाने, ये प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, T कृष्ण माचारी। ये प्रारूप समिति के सदस्य 7। संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने। इन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर उनकी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया तथा यह 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। और एक बात जान लीजिए, संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय का निर्माण जब हुआ। ये सब चीज़ जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सहूलियत हो इस चीज़ को याद रखने में, इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय संविधान का जनक किनको माना जाता था, तो अब आप जान चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। ये स्वीकृत किया गया उसका तिथि है 26 नवंबर 1949 को, और पूरे भारतवर्ष में जब संविधान लागू हुआ वह था 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए हम लोग हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, और उस समय जो बना तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। हमारा संविधान समय के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। एक अच्छे संविधान की सारी विशेषताएं हमारे संविधान में मौजूद है। 8वीं कक्षा में आप भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान के द्वारा भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ये है जानने योग्य कुछ शब्द है और कुछ चीज़ हम लोग और जानते हैं इसमें। अब आप लोग स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के किन तिथियों को मनाए जाते हैं उसको समझ सकते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आप जान सकते हैं। इसमें बापू राम नारायण सिंह जी के भी बारे में, उनके बारे में, और जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में दिया हुआ है। इनको हम लोग जानेंगे। संविधान सभा में झारखंड के विभूति हैं ये। जयपाल सिंह जी के बारे में पहले जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिक भी थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष बने। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मरांग गोमके यानी कि प्रसिद्ध नेता कहा जाता है। उसके बाद बाबू रामनारायण सिंह। बाबू रामनारायण सिंह वर्तमान चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। उनको यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1921 की बात है। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा इन्होंने दिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1946 से 1949 तक वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। वे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद बने। इसी के साथ धन्यवाद।